सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तैयारी समीक्षा अधिकारी की प्रश्नों के माध्यम से भारत का भूगोल के प्रश्न आज हम लोग देखेंगे जो समीक्षा अधिकारी में आए हैं। तैयारी का अंतिम दौर चल रहा है। निश्चित ही ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और इन प्रश्नों का अध्ययन करके निश्चित ही आपको महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं भारत का भूगोल समीक्षा अधिकारी में आए हुए उसके प्रश्न, और इससे हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी मैंने लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा सकूं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, यानी भगवान सूर्य अपनी छटा सबसे पहले आकर किस राज्य में बिखेरते हैं? तो नंबर ए मिजोरम, नंबर बी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नंबर डी है सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सनराइजेज इन द ईस्ट एट द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नाम ही अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है। अगला जो प्रश्न है वो है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो ऑप्शन है नर्मदा नदी, नंबर बी है चंबल, नंबर सी है माही और नंबर डी है गोदावरी। तो सही उत्तर होगा माही नदी। सही उत्तर क्या होगा? माही नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी माने अरब सागर। क्लियर हो गया? तो ये नदी निकलती कहां है? मध्य प्रदेश से, माही नदी। अब देखिए, नर्मदा हो, ताप्ती हो, माही हो, ये तीनों नदियां भारत में उल्टा बहती हैं। देखिए, सभी नदियां पश्चिम से निकलकर पूरब में बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा, ताप्ती और माही ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, उल्टा बहती हैं, और ये गिरती कहां है? खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में। तो माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश से है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है अगली बार। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी। अब नवीन पर्वत श्रेणी यह है कि जो बहुत जल्दी में बना है या जिसका निर्माण अभी हो भी रहा हो, यह भी नवीन श्रेणी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए विंध्य श्रेणी, विंध्याचल पर्वत या विंध्य श्रेणी, अरावली श्रेणी, नंबर सी शिवालिक श्रेणी और नंबर डी है अन्नामलाई श्रेणी। देखिए, हिमालय कई भागों में बटा हुआ, 3 समांतर पट्टियों में बटा हुआ है। तो जो सबसे दक्षिणी वाला है शिवालिक हिमालय, वो नवीन पर्वत श्रेणी है।
एक प्रश्न और आया कि सबसे ज्यादा भूस्खलन कहां होता है, तो वो भी वही श्रेणी में होता है। भूकंप भी वहीं आते हैं क्योंकि वो नवीन श्रेणी अभी बन रहा है, निर्माणकारी अवस्था में। और भूकंप भी सबसे ज्यादा, जितने भूकंप जो दिखते हैं बहुत ज्यादा का केंद्र वहीं रहता है, ठीक है ना। तो शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी है। आगे आके भूकंप कहां आता है, तो वहीं सबसे ज्यादा भूकंप, मतलब भूकंप अगर 4 ऑप्शन दे दे, भूकंप सबसे ज्यादा कहां आता है तो भी लगाइएगा। भूस्खलन भी सबसे ज्यादा वहीं होता है। तो एक प्रश्न के साथ 3 प्रश्न यहां तैयार हो गए आपके, ठीक है ना। तो शिवालिक श्रेणी एक नवीन श्रेणी है, लास्ट में सबसे बना है और अभी भी निर्माणकारी अवस्था में शिवालिक हिमालय, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नंबर ए अनाईमुडी, नंबर बी दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा, नंबर सी नीलगिरी और नंबर डी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है। अब आप बताइए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा ये प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो नंबर ए ऑप्शन है राजस्थान, राजस्थान, नंबर बी गुजरात, नंबर सी हिमाचल प्रदेश, सॉरी गुजरात नहीं, राजस्थान, नंबर बी ओडिशा, नंबर सी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नंबर डी आंध्र प्रदेश, नंबर डी आंध्र प्रदेश। देखिए अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और भारत की सबसे प्राचीनतम तो है ही। ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में तक जाती है, ठीक है ना। तो यहां ऑप्शन में केवल एक राज्य दिया है जो मिल रहा है इन चारों में से, वो है राजस्थान। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में ये फैली हुई है, ठीक है ना। तो यहां एक क्या ऑप्शन है, राजस्थान दिख रहा है, तो ये राजस्थान में क्या है, फैली हुई है ये ऑप्शन। लेकिन यहां ये भी प्रश्न जान लीजिए कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी भी अरावली है, ठीक है, और दुनिया की भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सबसे अधिक लंबा तट किस राज्य का है? सबसे अधिक लंबा तट किस राज्य का है? अब इसको दूसरे भाषा में पूछ सकते हैं, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला भारत का राज्य है, तो नंबर ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नंबर बी गुजरात, नंबर सी तमिलनाडु और नंबर डी महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे अधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य जो है वो क्या है, गुजरात है। दक्षिण भारत का देता तो आप आंध्र प्रदेश लगाते, लेकिन संपूर्ण भारत का सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य जो है
वो क्या है, गुजरात है। क्लियर है। अब यहां एक बात आपको और समझना है, यह भी प्रश्न पूछता है कई बार कि भारत के कितने राज्य जो हैं वो समुद्री तटरेखा वाले हैं, यानी तटीय राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 9। भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्री तटरेखा वाले राज्य हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, माने किस किस को बांटता है? तो नंबर ए है अंडमान, अंडमान को निकोबार से, निकोबार से। नंबर बी ऑप्शन है भारत को श्रीलंका से, भारत को श्रीलंका से। नंबर सी है लक्षद्वीप को मालदीव से, लक्षद्वीप को मालदीव से। ठीक है ना, लक्षद्वीप को मालदीव से। और नंबर डी है अंडमान को म्यांमार से, अंडमान को म्यांमार से। ठीक है ना। देखिए जो 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान को कार निकोबार से बांटता है। ये सही डिजिनेशन याद कर लीजिए। केवल आप अंडमान को निकोबार से करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार दे देगा तो उस समय आप फंस जाएंगे। और अगर नहीं देगा तो आप अंडमान से निकोबार को याद ही कर सकते हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान या लघु अंडमान को कार निकोबार, निकोबार के कई द्वीप हैं तो उसमें कार निकोबार को अलग करता है। याद रखिएगा, छोटा अंडमान को कार निकोबार से, यानी लघु अंडमान को कार निकोबार से बांटता है 10 डिग्री चैनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एंड कॉन्सेप्चुअल। शब्दशः याद रखिए, छोटा अंडमान को कार निकोबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ठीक है ना। तो नंबर ए है बेंगलोर या बंगलुरु, बेंगलोर या बंगलुरु। नंबर बी चेन्नई, चेन्नई। नंबर सी कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। और नंबर डी है हैदराबाद। अब सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब हो, आईटी हब। ठीक है ना, जहां आईटी हब हो वो सिलिकॉन वैली, जैसा अमेरिका का सिलिकॉन वैली। तो भारत का जो बंगलुरु है या बंगलौर है वो आईटी हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, या आप सूचना प्रौद्योगिकी का, या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब होने के कारण जो है वो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली भी, बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जरा ऑप्शन में पहले जरा दे दूं तब बताते हैं। नर्मदा, नर्मदा। नंबर बी गंगा। नंबर सी महानदी। और नंबर डी गोदावरी। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी तो आप गंगा जान ही रहे हैं। यहां ये पूछ ही नहीं रहा, यहां पूछ रहा है सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी।
प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूखंड जो तीन ओर जल से घिरा। ये तो भारत के साउथ इंडिया में है, विंध्याचल पर्वत के उस पार का इलाका जनरली प्रायद्वीप कहलाता है, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीप का मतलब हो गया दक्षिण भारत। तो यहां यह प्रश्न ऐसे अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा नहीं कहते, समझ लीजिए जरा। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं या वृद्ध गंगा कहते हैं, याद रखिएगा। अगर यह पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तब तो कावेरी नदी होगा। और अगर यह पूछता है कि दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं या वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, तब उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और प्रायद्वीपी सबसे लंबी नदी, उसे दक्षिण भारत माने प्रायद्वीप, ठीक है ना, तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे उपजाऊ मृदा, सबसे उपजाऊ, भारत की सबसे उपजाऊ मृदा, मृदा माने मिट्टी, संस्कृत है मिट्टी का मृदा यानी सॉइल। सबसे उपजाऊ जो उर्वरा है मृदा कौन है, सॉइल कौन है, तो नंबर ए लाल मिट्टी, नंबर बी काली मिट्टी, नंबर सी लैटराइट मिट्टी और नंबर डी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा मिट्टी कौन है, भारत की सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। जल ओढ़े हुए है इसलिए जलोढ़ कहा जाता है। गंगा यमुना की तराई में जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है उत्तर भारत में, वो जलोढ़ मिट्टी है। भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें दो प्राचीन मिट्टियां, जिसमें दो मिट्टी के प्रकार पाए जाते हैं, बांगर और खादर। बांगर जो प्राचीन मिट्टी है, खादर जो नवीन जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है, भारतीय धरा की गंगा यमुना क्षेत्र की सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है, उर्वरा मिट्टी है, वो कौन है, वो जलोढ़ मिट्टी है। याद है, इसको हमेशा रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कि सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली मिट्टी कौन है, तो भी आप यही लगाइएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट है कपास की मिट्टी, कपास की मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। अब यहां यह भी ऑप्शन दे सकता है कि कौन की मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, तो सर्वोत्तम है इसीलिए उसको कपास की मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन है जलोढ़, बी है काली, फिर सी है लाल और डी है लैटराइट मिट्टी, ठीक है ना। तो काली मिट्टी जो है वो उसको कहते हैं कपास की मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम है रेगुड़ मिट्टी या रेगड़ मिट्टी, ये भी याद रखिएगा, उसका स्थानीय नाम है रेगुड़ मिट्टी या रेगड़ मिट्टी। सर्वाधिक जल की धारण करने की क्षमता इसी की है। भीगने के बाद, गीले होने के बाद इसमें हल नहीं चलाया जा सकता है, चिकनी मिट्टी का एग्जाम्पल है। माइंड करिएगा, इतना फैक्ट एक साथ मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन में, हालांकि जानने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसलिए मैं यहां बता दे रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न बन जाएगा। क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या कहते हैं, ज्यादातर स्टेट लेवल के जितने एग्जाम हैं, एग्जामिनर क्या करते हैं, प्रश्न उठा लेते हैं, उसी से बदल कर प्रश्न बना देते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसमें डिस्टर्ब नहीं होने की जरूरत है, ठीक है। आप एक एक प्रश्नों को पूरे रूप से जानिएगा तो आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सा बढ़ा के भी जान लिया करिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है बगलिहार जल विद्युत परियोजना। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना
बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नंबर ए ऑप्शन होगा चिनाब नदी, रावी नदी, चिनाब नदी। नंबर बी रावी नदी। नंबर सी झेलम नदी। और नंबर डी है व्यास नदी। व्यास नदी। तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। चिनाब नदी में बगलिहार जल विद्युत परियोजना है। बड़ा विवादित भी रहा यह परियोजना। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाए जाने वाला बगलिहार परियोजना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो नंबर ए चिनाब, नंबर बी रावी, नंबर सी झेलम और नंबर डी सिंधु। ठीक है ना? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तुलबुल परियोजना किस पर है? झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो नंबर ए है पशुपालन से, नंबर बी है मधुमक्खी पालन से, ठीक है ना, और नंबर सी है मत्स्य पालन यानी मछली पालन से है, और नंबर डी है मुर्गी पालन यानी कुक्कुट पालन। या तो नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो मत्स्य उत्पादन से यानी मछली उत्पादन से। अब पूरा मैरीकल्चर मत समझ लीजिएगा, मैरीकल्चर में समुद्री जीव उत्पादन भी आ जाता है। पूरा समुद्री जीव उत्पादन, मछली तो आ ही गया उसमें, झींगा भी आ गया, ठीक है ना। यहां नीली क्रांति, वहां झींगा के लिए गुलाबी क्रांति हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप कॉन्सेप्चुअल समझिए, फंसिएगा नहीं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, ठीक है ना। मैरीकल्चर अगर पूछता है तो वो समुद्री जीव उत्पादन हो जाता है, ठीक है ना, समुद्री उत्पादन। ये याद रखिएगा, ये सब एग्जामिनेशन में बहुत कंफ्यूजन भी करता है। एक सीमा के बाद जब आपका अनुभव हो जाएगा ज्यादा, तब भले कंफ्यूज न करे, लेकिन जब शुरुआती दौर है तो कंफ्यूजन करता है। इसीलिए मैं थोड़ी कॉन्सेप्ट से इसको बता रहा हूं। भारत का कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य प्रति हेक्टेयर चावल का सर्वाधिक उत्पादन, प्रति हेक्टेयर चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? तो नंबर ए है यूपी, नंबर बी है पश्चिम बंगाल, नंबर सी है हरियाणा और नंबर डी है पंजाब। अगर यह पूछता कि भारत का चावल उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला चावल का कौन सा राज्य है, तो आप आसानी से बता देते कि पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य यूपी है। प्रश्न यहां पूछ रहा कि चावल का यानी सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन है, प्रोडक्टिविटी किसका सबसे ज्यादा है चावल उत्पादन में? तो सही उत्तर होगा पंजाब। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? कम क्षेत्रफल में ज्यादा, माने क्षेत्रफल के अनुसार। यानी जब 1 हेक्टेयर ले लिया जाए तो 1 हेक्टेयर में यूपी से ज्यादा उत्पादन पंजाब में होता है या बंगाल से ज्यादा पंजाब में होता है, यानी वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। 1 हेक्टेयर में अगर मान लीजिए कहीं 10 कुंटल हो रहा है, 20 कुंटल हो रहा है मान लीजिए पश्चिम बंगाल में, तो हो सकता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नहीं जान रहा हूं कितना होता है, तो हो सकता है कि पंजाब में 40 कुंटल हो रहा हो, मैंने उससे ज्यादा हो रहा हो। लेकिन होलसेल अगर देखा जाए मात्रा के आधार पर तो चावल जो है वो पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है, लेकिन उत्पादकता जो चावल की है वो पंजाब में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है?
भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य? तो नंबर ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, नंबर बी है कर्नाटक, नंबर सी है केरल और नंबर डी है तमिलनाडु। ठीक है ना? तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है? तो सही उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, कर्नाटक। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिल्क का भी सबसे ज्यादा, रेशम का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है, ये भी याद रखिएगा। रेशम का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। और भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जहां रेशम के चारों जो टाइप्स हैं वो भारत में मिलते हैं, याद रखिएगा। मसालों का बागान भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? मसालों का बागान कौन राज्य कहलाता है? तो नंबर ए तमिलनाडु, नंबर बी मध्य प्रदेश, नंबर सी महाराष्ट्र और नंबर डी केरल। तो सही उत्तर होगा केरल। केरल में लगभग मसालों के सभी लगभग बहुत सारे प्रकार मिलते हैं। अब मसालों का उत्पादन कहां होता है तो भाई ये तो अलग उत्तर हो गया, लेकिन यहां ये पूछ रहा है कि मसालों का बागान किसको कहते हैं। बागान इसलिए कहा जाता है कि यहां मसालों के विभिन्न टाइप्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा प्रकार के मसाले यहां मिलते हैं, चाहे वो काली मिर्च हो गया, चाहे लौंग, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इसीलिए केरल को मसालों का बागान भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में किस मसाले को काला सोना के रूप में जाना जाता है? भारत में किस मसाले को काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो नंबर काला सोना के रूप में किस मसाले को जाना जाता है? काला सोना। तो नंबर ए होगा इलायची, नंबर बी है काली मिर्च, नंबर सी है लौंग और नंबर डी है केसर। इसमें से किसको काला सोना कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा काली मिर्च। माइंड किए रहिएगा। आप अगर कहें कि भारत को काली मिर्च के लिए गुलाम बन गया तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति भी नहीं होगा। काली मिर्च एक ऐसा मसाला रहा है जिसको प्राचीन काल में यवन प्रिय कहा जाता है। यवन माने विदेशी। विदेशियों को सबसे ज्यादा अगर प्रिय कोई मसाला था तो वो काली मिर्च था। काली मिर्च की दीवानी पूरी दुनिया थी। और जब 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा उतरा तो अपने साथ सबसे ज्यादा मसाला में काली मिर्च ही ले गया और उस मसाला को बेचकर उसने 60 गुना लाभ कमाया। दोबारा आया, फिर तिबारा आया और यही उस मृत्यु हुई, यही उसका कब्र बना है। तो आप अंदाजा लगाइए, काली मिर्च विदेशियों को इतना प्रिय था कि लोग बोरा में सोना भर भर के लाते थे और झोली में काली मिर्च ले जाते थे। जब रोम को हूणों ने घेरा तो संधि में उन्होंने सबसे अधिक मात्रा में काली मिर्च मांगा। काली मिर्च की पूरी यूरोपियन दुनिया उस समय दीवानी थी, क्योंकि काली मिर्च में मांस को बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता, प्रिजर्व किया जा सकता था। इसीलिए पूरी दुनिया काली मिर्च की मांग करती थी और मांस को स्वादिष्ट भी बनाया जाता था उसी से। ये सब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, बताने का अवसर चूंकि हमको मिलता है प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है, इसलिए हम इसको विस्तार से बता देते हैं। हालांकि यूट्यूब पे लेक्चर पे बड़ा समय, थोड़ी सा लिमिट लेकर चलना पड़ता है। बहुत ज्यादा समय लग जाएगा तो लोग को बोझ हो जाता है लेक्चर, इसलिए हम लोग थोड़ी अपने आप को रोकते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब क्लास वगैरह में समय रहता है तो वहां जम के हम लोग लेक्चर दे देते हैं, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि यूट्यूब पे भी सारा ज्ञान जाए जो नॉलेज है, ताकि आप लोगों को उससे लाभ हो, उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैला डीला खान
बैलाडीला खान किस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नंबर ए लौह अयस्क, नंबर बी कोयला, नंबर सी तांबा और नंबर डी मैग्नीज। ठीक है ना? तो बैलाडीला का जो खान है वो छत्तीसगढ़ में है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण खान है बैलाडीला का, और ये छत्तीसगढ़ में है, और ये लौह अयस्क के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप जान ही रहे कि भारत में लोहे का उत्पादन बहुत प्रमुख रूप से होता है, एक बड़ा उत्पादक है, और निश्चित ही ये एक आधारभूत उद्योग भी होता है लोहा। सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर अगर किसी एक धातु ने लाया है क्रांति तो वो लोहा ही है, आयरन ही। ठीक है ना? तो बैलाडीला का जो खान है वो लौह अयस्क के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यह स्थित कहां है? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खनिजों से प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है, भूगोल में लगभग एक प्रश्न रहता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शैल समूह अधिकतम मात्रा में, कौन सा शैल समूह जो है वो अधिकतम कोयला प्रदान करता है? अधिकतम कोयला यानी कौन सा शैल समूह जो है वो कोयला उत्पादन के लिए सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो लोहे मतलब जो पत्थरों की श्रृंखला, शैलों की श्रृंखला जो बनी रॉक्स की, वो कई सारे कालों में बनी। तो उसी में काल के समूह को पत्थरों का जिस कालों में बना उस नाम से पत्थरों के समूह बन गए। तो धारवाड़ काल में जो बना वो धारवाड़ समूह कहलाया, धारवाड़ समूह। नंबर बी गोंडवाना काल में गोंडवाना समूह बना। ठीक है ना? नंबर सी कुडप्पा समूह, और नंबर सी विंध्य समूह। भाई दक्षिण भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का, जब पेंजिया नामक भूखंड दो भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो भारत का जो दक्षिण भारत का इलाका वो गोंडवाना समूह। अगर आ जाए कि भारत का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है तो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय इलाका है, क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक है ना? तो गोंडवाना समूह, तो सही उत्तर होगा गोंडवाना समूह। भारत में जो कोयला की प्राप्ति है वो सबसे ज्यादा गोंडवाना समूह के शैलों में होती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ठीक है ना? ये याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव, लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव भारत के किस राज्य में है? तो नंबर ए झारखंड, नंबर बी उड़ीसा, नंबर सी तमिलनाडु, और नंबर डी जो है वो है छत्तीसगढ़। देखिए, कोयला जो है वो 3 प्रकारों में पाया जाता है। जो सबसे सर्वोत्तम कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, और दूसरे नंबर का कोयला होता है बिटुमिन्स, और सबसे जो निम्न कोट का होता है वो लिग्नाइट होता है, सबसे निम्न कार्बन के अनुसार से। मतलब सबसे ज्यादा धुआं जो देगा जलते समय वो लिग्नाइट वाला देगा, तो बेकार होता है ज्यादातर। बेकार माने वो निम्न कोटि का माना जाता है। तो भारत में जो भारत का जो कोयला है जनरली वो बिटुमिन्स है, एंथ्रेसाइट नहीं है। एंथ्रेसाइट चीन वाला है, चीन में सबसे ज्यादा जो मिलता है। तो भारत का जो कोयला का स्वरूप है वो बिटुमिन्स है। ये सब आप बहुत अध्ययन जब करेंगे विस्तार से तभी होगा। फिलहाल मेरा कोशिश है कि आपको कॉन्सेप्ट बता दें। लेकिन भारत में जो लिग्नाइट कोयला का मात्रा सबसे अधिक जो जमाव है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला का सबसे अधिक जमाव है। अन्य जगह भी पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा खनिज केरल में अधिक मात्रा में पाया जाता है? केरल में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज केरल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो नंबर ए है टिन, नंबर बी है मैग्नीज और नंबर सी है अभ्रक और नंबर डी है मोनोजाइट। अब आपको यहां बताना है कि देखिए तमिलनाडु में जो रेत फैली हुई है तटों पर, उसमें सबसे ज्यादा जो खनिज पाया जाता है वो है मोनोजाइट। अब आप पूछेंगे कि मोनोजाइट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए मोनोजाइट आगे चलकर उसको यूरेनियम में बदलकर परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी की उत्पत्ति हो सकती है। इसीलिए एक प्रकार का ये ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी में इंपॉर्टेंट हो गया। मोनोजाइट को पहले यूरेनियम, फिर यूरेनियम का विखंडन करके ऊर्जा की उत्पत्ति की जाएगी न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया मोनोजाइट। तो केरल में फैली जो रेतें हैं उसमें मोनोजाइट अयस्क बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बहुत काम आएगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शैल समूह धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। अभी ये आया कि कौन सा शैल समूह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, माने महत्वपूर्ण है। अब ये नहीं पूछ रहा, आप पूछ रहा कौन सा शैल समूह धातुओं के उत्पादन के लिए, धात्विक के लिए उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो नंबर ए टर्शियरी समूह, जो टर्शियरी काल में बना उसको टर्शियरी समूह बोला जाएगा। पत्थरों का, जिस काल में पत्थर बने हैं, शैल बने हैं, रॉक बने हैं, उस काल का नाम दिया गया है। विंध्यन समूह। नंबर सी है गोंडवाना समूह, फिर गोंडवाना आ गया, गोंडवाना समूह। और नंबर डी है धारवाड़ समूह। तो इसका सही उत्तर होगा धारवाड़ समूह, ठीक है ना? धारवाड़ तंत्र या धारवाड़ समूह, गोंडवाना तंत्र या गोंडवाना समूह, याद ऐसे रखिएगा। गोंडवाना समूह कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और धारवाड़ समूह या धारवाड़ तंत्र जो है वो धातु उत्पादन के लिए प्रमुख है। चाहे लोहा हो जाए, चाहे सोना हो जाए, चाहे बहुत सारे अन्य मैग्नीज वगैरह हो जाए, इन सबों के उत्पादन के लिए वो प्रमुख समूह है। धारवाड़ तंत्र के जो शैल पाए जाते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं। तो धारवाड़ याद रखिए, धारवाड़ धातु उत्पादन के लिए और गोंडवाना वाला जो शैल समूह है वो कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला है, सबसे बड़ा रिफाइनरी तेल शोधनशाला, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कौन सा है? सबसे बड़ा, तो नंबर ए है जामनगर, नंबर बी है पारादीप, नंबर सी है डिगबोई और नंबर डी है ट्राम्बे। भारत का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है, तेल शोधनशाला है, वो जामनगर गुजरात, और ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है, ये रिलायंस समूह का, रिलायंस ग्रुप का है। जामनगर रिफाइनरी जो है वो भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी, तेल शोधनशाला, पेट्रोलियम के माध्यम से जहां पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं, ठीक है ना? कच्चा तेल यहां आता है, रिफाइन होकर पेट्रोल वगैरह बहुत सारी चीजें बनता है। तो सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कौन है? जामनगर रिफाइनरी है। नेक्स्ट है, भारत में टिड्डियों का दल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारत में टिड्डियों का दल
टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं किस ओर से, किस देश से? तो नंबर ए है बांग्लादेश, नंबर बी है नेपाल, नंबर सी है पाकिस्तान और नंबर डी है श्रीलंका। तो सही उत्तर होगा पाकिस्तान। टिड्डियां एक बहुत बड़े फौज में चलती हैं, पाकिस्तान की ओर से भारत में प्रवेश करती हैं। कहा जाता है कि जब वो आती हैं तो अंधेरा छा जाता है और लाखों हेक्टेयर खेत के खेत उजाड़ देती, खा जाती हैं। आप जान ही रहे टिड्डियों का दल। जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियां टिड्डियों के समान आए थे, टिड्डियों के दल के समान, तो ये पाकिस्तान से आता है। आप देखिए, आश्चर्य देखिए, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही पैदाइशी, वहां से कीट मकोड़े भी उधरी से आके भारत से दुश्मनी निभा रहे हैं। याद करने का ये कॉन्सेप्ट है, याद करिएगा। देश जैसे दुश्मनी निभा रहा है तो कीड़े मकोड़े भी उधर से आके भारत से दुश्मनी निभा रहे हैं। तो टिड्डियों का दल जो भारत में एक आपदा, बहुत बड़ा आपदा है, एक बड़ा आपदा माना जाता है, आपदा राहत के तहत इसको लाया जाता है। टिड्डियों का दल, ठीक है ना, पाकिस्तान से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? नंबर ए देहरादून, नंबर बी देहरादून, नंबर बी नई दिल्ली, नंबर सी चेन्नई और नंबर डी नागपुर। ठीक है ना। तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पे? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? देहरादून में। तो आज मैंने आपको भारत के भूगोल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न समीक्षा अधिकारी में आए थे वो बता दिया है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी समझाने का प्रयत्न किया है ताकि आप बहुत सारे प्रश्न हल कर सकें। प्रयास भले छोटा हो, लेकिन अगर कुछ भी आपके सहयोग प्राप्त हो जाता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, और आप सफल होते हैं, तो निश्चित ये मैं मानूंगा कि मैं भी सफल हुआ। अगले जो विषय हैं उसको लेकर मैं अगले लेक्चर में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।